YouTube के परमार IAS चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का लेक्चर समाजशास्त्र विषय के संदर्भ में है। पूर्व के लेक्चर में समाज के समस्त पक्षों या भागों की व्याख्या की गई थी। आज के लेक्चर में समाजशास्त्र विषय का उद्भव क्यों हुआ, इस विषय की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह विषय क्यों आया। इसके पहले अनेक विषय थे, समाज का अध्ययन करते थे। आखिरकार समाजशास्त्र विषय क्यों आया, यह एक मूल विचार है। आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को पूछने का एक प्रयास किया जा रहा है। मैंने अपने प्रशासनिक कार्यों के अनुभव में और प्रशासनिक कार्य करते हुए मैंने कई पुस्तकें या व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हुए मैंने पाया कि आखिरकार समाजशास्त्र विषय क्यों आया। आजकल IAS, PCS, PSC, JRF, नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस विषय का ऐसा प्रश्न उठता है। तो समाजशास्त्र विषय क्यों आया, इसके समस्त सैद्धांतिक व्यवहारिक पहलुओं का अनावरण यदि करते हैं तो हम ये पाते हैं कि समाजशास्त्र आने के पहले, और चूंकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र विषय 1838 में अस्तित्व में आया। इस विषय के प्रस्तुतकर्ता ऑगस्ट कॉम्टे हैं। आखिरकार 1838 में यह विषय वैज्ञानिक रूप से अस्तित्व में आया। क्यों आया? इसका मतलब यह है कि इस विषय के आने के पहले कुछ परिस्थितियां बदलती रहीं, कुछ बहुत अत्यधिक गहन परिवर्तन हुए और शायद उन्हीं परिवर्तित परिदृश्य को समझने और जानने के लिए पूर्व में उपलब्ध विषय पर्याप्त नहीं थे, और ऐसी परिवर्तित परिदृश्य वाले वैश्विक समाज को समझने के लिए, जानने के लिए एक विषय की आवश्यकता पड़ी और यह विषय आया। तो निश्चित बात है कि समाजशास्त्र विषय क्यों अस्तित्व में आया, इसको समझने के लिए हम दो भागों में समाज के काल को बांटकर समझ सकते हैं। यदि हम समाज को दो कालों में बांटते हैं तो हमें अंततः एक यह परिस्थिति मिलेगी कि समाजशास्त्र विषय क्यों आया। मैंने हमेशा लगभग 25 वर्षों से अपने अध्यापन के दौरान अपने लेक्चर्स में यही कहा है कि किसी भी विषय के जो टॉपिक का लेक्चर प्रारंभ होता है तो लेक्चर प्रारंभ से लेकर के और अंत तक यदि उसे श्रवण किया जाता है, यदि उसे देखा जाता है, तो शायद तभी उसी टॉपिक के संदर्भ में समस्त क्षेत्रों और समस्त बिंदुओं का ज्ञान प्राप्त हो पाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस टॉपिक को शुरू से लेकर अंत तक एक एक स्टेप अगर ये देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो शायद आपको समाजशास्त्र समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और चूंकि जब अगला लेक्चर अब होगा तो समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा से संदर्भित है, तो आज के इस लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं कि समाजशास्त्र विषय क्यों आया।
तो इस विषय के उत्तर के लिए हम समाज को दो कालों में विभाजित करते हैं। प्रथम काल समाजशास्त्र विषय के उद्भव के पूर्व का समाज, और समाज का जो दूसरा काल है तो समाजशास्त्र विषय के उद्भव के पश्चात का समाज। यानी समाज, वैश्विक समाज, समाजशास्त्र विषय के पहले का और समाजशास्त्र विषय के जन्म लेने के बाद का। हम समाजशास्त्र विषय के जन्म के उद्भव के पहले वाला समाज लेंगे तो उसमें उन परिस्थितियों को देखेंगे जो परिस्थितियां निर्मित होती हैं और समाजशास्त्र विषय को जन्म देने के लिए सहयोग करती हैं। और समाजशास्त्र उद्भव के बाद वाले काल में हम यह देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों का किस किस प्रकार से कैसे कैसे समाजशास्त्र विषय ने अध्ययन प्रारंभ किया और ये एक वैज्ञानिक विषय हो गया। और ऐसा वैज्ञानिक विषय बना कि जिस प्रकार से हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हमारे ये भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान हैं, जो प्राकृतिक विज्ञान भौतिक तत्वों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं, निरीक्षण परीक्षण करते हैं, तो समाजशास्त्र भी वैसा ही समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है और समाज के समस्त घटनाओं, परिस्थितियों, चीज़ों का निरीक्षण परीक्षण करता और तब निष्कर्ष निकालता है। जब हम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके कोई निष्कर्ष निकालते हैं, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में होता है, और जब हम वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण परीक्षण करते हुए एक निष्कर्ष निकालते हैं तो वह निष्कर्ष सैद्धांतिक होता है, सार्वभौमिक होता है और यह सार्वकालिक होता है, कालजयी बन जाता है। तो समाजशास्त्र विषय ने भी इसी प्रकार का अनुसरण किया और इस विषय में वैज्ञानिक ढंग से निरीक्षण परीक्षण, वर्गीकरण सामाजिक घटनाओं, परिस्थितियों का किया जाता है और जो निष्कर्ष निकलते हैं तो ऐसे निष्कर्ष पूर्णतया वैज्ञानिक हो रहे हैं और वैज्ञानिक हैं तो ये निष्कर्ष सार्वभौमिक सिद्धांत बन जाते हैं। और ऐसे ही समाजशास्त्र बहुत सारे सार्वभौमिक सिद्धांत बन चुके हैं और उन्हीं सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं और समाज का विकास भी हो रहा है, कल्याण भी हो रहा है। ऐसा हमारा समाजशास्त्र विषय। आखिरकार समाजशास्त्र विषय समाज का और ऐसे समाज का जो पल पल में परिवर्तित संबंधों वाला समाज, उसको अध्ययन करना। लोग अपनी क्रियाओं, स्वभाव, विचार, भाव पल पल में बदलते हैं। जैसे कि किसी फिल्म में या किसी सीरियल में किरदार पल पल में अपना भाव बदलता है तो समाज में भी लोग बदलते हैं। और ऐसे समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाए, ऐसी सोच आई किसी विद्वान में, किसी विचारक में और इस विषय को जन्म दिया तो वह विद्वान निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का रहा होगा। इस विषय के जन्मदाता ऑगस्ट कॉम्ट खुद एक वैज्ञानिक थे, भौतिक प्राकृतिक विज्ञान के समझ रखते थे। तो शायद उसी समझ के कारण उन्होंने प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों, सिद्धांतों को समाजशास्त्र में लागू किया और आज ये समाजशास्त्र हमारे लिए एक बहुत ही सैद्धांतिक व्यवहारिक विषय बन गया है। और यदि इस विषय को हम सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहारिक पक्षों से, सामाजिक घटनाओं, पारिवारिक घटनाओं और नातेदारी संबंधों की घटनाओं, वैवाहिक घटनाओं, तलाक की घटनाओं या समाज में अन्य गतिविधियाँ होती उन घटनाओं को अगर हम व्यवहारिक रूप से लेखबद्ध करते हैं अपने प्रश्न के उत्तर में तो आवश्यक रूप से अंक बहुत अधिक मिलते हैं। इसी कारण से आज प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के कमीशंस में इस विषय की सर्वोच्चता बनी हुई है। अब हम चलते हैं समाजशास्त्र क्यों आया, इसके लिए हमने समाज को दो भाग में बांट दिया। तो पहला भाग हम उठाते हैं समाजशास्त्र के विषय के उद्भव के पूर्व का समाज। 1838 के पहले हम चलते हैं और चूंकि यह लेक्चर बहुत व्यापक ना हो जाए
इसलिए इन बिंदुओं का मैं विस्तार से व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं चलूंगा समाजशास्त्र की वैज्ञानिक समझ पर, सब समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, कैसे करता है, क्या करता है, निरीक्षण क्या है, वर्गीकरण क्या है, परीक्षण क्या है, साक्षात्कार क्या है, प्रश्नावली क्या है, अनुसूची क्या है, सामाजिक पैमाना क्या होते हैं, जब उन चैप्टर्स पर चलेंगे, टॉपिक्स पर, तो वहाँ पर हम विस्तार से देखेंगे। यहाँ हम लोग इतनी समझ विकसित कर ले कि आखिरकार समाजशास्त्र विषय जब आया तो उसके पहले वैश्विक स्तर पर समाज की परिस्थिति क्या थी। तो हम उठाते हैं उद्भव के पूर्व नंबर 1, समाज का धार्मिक आधार पर अध्ययन। मैंने अभी आपसे बताया कि आज समाजशास्त्र वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करता है, और वैज्ञानिक का मतलब है जो प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रदर्शित हो, दिखाई दे, समझ में आए, या प्रत्यक्ष रूप से उसका अस्तित्व हो। भले विचार है लेकिन उसका अस्तित्व है तो वैज्ञानिक ढंग से माना जाएगा। और किसी भी विचार या वस्तु का निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्षीकरण के अगर दौर से गुजरते हैं और वह फिर हमें निष्कर्ष मिलता है तो माना जाता है उसका वैज्ञानिक परीक्षण हुआ। लेकिन 1838 के पहले समाज का अध्ययन हम वैज्ञानिक ढंग से नहीं कर पाते थे, और जो भी विद्वत जन थे जिन्होंने समाज के अध्ययन पर जोर दिया तो उन लोगों ने समाज का धार्मिक आधार पर अध्ययन किया। अब धार्मिक आधार पर अध्ययन यह है कि हमारे चाहे हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, बौद्ध है, जैन है, इन धर्मों में जो नैतिक विचार हुआ करते थे, नीतियाँ हुआ करती थी, जो मूल्य होते थे, जो मानदंड होते थे, जो आदर्श नियम होते थे, तो धार्मिक ग्रंथों में ही समाज की चीज़ों के बारे में उल्लेख होता था। और हमारे विद्वान इन धार्मिक ग्रंथों के सहयोग से ही समाज का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। अगर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया गया तो मान लिया जाता था कि समाज में हाँ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। इसका मतलब ये कि हो सकता है कि कोई ऐसा भी बिंदु वहाँ उल्लेख हो कि जो कि उतना सारगर्भित ना हो, व्यवहारिक ना हो। और अगर हम धर्म का सहारा लेकर के समाज का अध्ययन करते हैं तो ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हम विश्वास पर ध्यान देते हों और सत्यता उस पर ना हो, जबकि सत्यता हमें ढूंढना है तो धार्मिक आधार पर अध्ययन होता था। और धार्मिक आधार पर अध्ययन किसी भी विषय को वास्तविक लाभ नहीं दे पाता है। दूसरा है समाज का दार्शनिक आधार पर अध्ययन। हमारे दार्शनिक आधार पर अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो दार्शनिक यानी दर्शन, दर्शन मतलब विचार, यानी समाज के बारे में विचार देना उच्च स्तरीय। और विचार हो सकता है कि इससे लोक को परलोक से जोड़ना, लौकिक को पारलौकिक से जोड़ देना, यानी यह कहा जाए कि इस वर्ल्डली को हेवनली बॉडी से, हेवनली वर्ल्ड से जोड़ देना। जब हम केवल विचारों पर केंद्रित होते हैं तो समाज की वास्तविक गतिविधियाँ, समाज की वास्तविक परिस्थितियाँ, इनसे हम काफ़ी दूर चले जाते हैं। इसका मतलब है समाज के सत्यता से दूर चले जाते हैं और हम विचारों के दुनिया में विचार रूपी पंख लगाकर उड़ने का प्रयास करते हैं, तो शायद वास्तविकता नहीं आ पाती। और जब तक हमें वास्तविकता प्राप्त नहीं होती तब तक निश्चित बात है हमारा एक विकास, कल्याण सही ढंग से नहीं होता। जैसा कमीशन में मुख्य परीक्षा में अगर प्रश्न के उत्तर में वास्तविकता है, सत्यता है, सटीकता है तो निश्चित बात है कि अंक दिए जाते हैं। और जैसा कि अगर प्रश्न के उत्तर में इंट्रोडक्टिव पार्ट है, क्लाइमेक्स पार्ट है और देन कंक्लूजन पार्ट में सत्यता, व्यवहारिकता, वास्तविकता है, अप्लाइड किया गया है तो मार्किंग अच्छी होती है। इसका मतलब है कि दार्शनिक आधार भी वैचारिक दुनिया से जुड़ा था, वास्तविकता से अलग था, तो शायद समाज की वास्तविक जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। समाज का ऐतिहासिक आधार एक ऐसा आधार है जिसमें से विद्वान इतिहास के पन्ने पलटते थे और इतिहास के पन्नों में जो लिखा है बस वही मान लेते थे, लेकिन इस समय समाज में क्या चल रहा है, क्या व्यवहारिकता है, क्या सत्यता है, इसे जानने का प्रयास नहीं करते थे।
ऐतिहासिक आधार पर इतिहास के पन्नों में काफ़ी कुछ सच्चाई है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हम वहाँ सैद्धांतिकता पर अधिक जोर देते हैं, व्यवहारिकता ना हो। इसलिए सिर्फ इतिहास के पन्नों से आज के समाज की वास्तविक तस्वीर हम नहीं ले सकते। और आज का समाज यदि हम समझते हैं तो शायद तभी इसकी समस्याएं समझ पाएंगे, तभी इसके समाधान के उपाय ढूंढ पाएंगे, और जब इसके समाधान के उपाय हो जाएंगे तो हमारे समाज का विकास और कल्याण होगा। इसलिए ऐतिहासिक आधार फिर उतना व्यवहारिक नहीं होगा। समाज का एक पक्ष के आधार पर अध्ययन, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि समाज एक समग्र व्यवस्था है। समाज के कई पक्ष या अंग होते हैं, जैसे समाज के पक्षों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि पक्ष हुआ करते हैं। और ये सारे पक्ष एक दूसरे से वैसे जुड़े हैं जैसे शरीर के अंग, हाथ, नाक, कान, पैर सब जुड़े हैं, लेकिन है एक। इसी तरह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे पक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर हुआ समाज। तो इसका मतलब ये है कि सारे पक्ष एक दूसरे से जुड़े, तो एक पक्ष का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, दूसरा किसी दूसरे को प्रभावित करता है। इसलिए अगर हमें एक पक्ष के प्रभाव या कार्य को समझना हो तो दूसरे पक्ष से हमें जोड़कर ही चलना होगा। समाजशास्त्र उद्भव के पहले समाज विषय और समाज का अध्ययन एक पक्ष के आधार पर यदि है, सामाजिक अध्ययन कर लिया या आर्थिक कर लिया या राजनीतिक कर लिया, लेकिन उनको समग्र रूप से सभी को जोड़कर किसने किसको प्रभावित किया, इस पर किसका प्रभाव पड़ा, यह नहीं था। एक पक्ष को लेकर के अध्ययन किया जाता था। इसलिए सटीकता, व्यवहारिकता और वास्तविकता और वस्तुनिष्ठता नहीं मिल पाती थी। हाँ, मैं अगले लेक्चर्स में चलूँगा तो व्यक्तिनिष्ठता क्या है, यानी सब्जेक्टिविटी क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, यानी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इन सारे शब्दों पर भी व्याख्या करूंगा, जहां पर इन शब्दों का और भी व्यवहारिक प्रयोग हो रहा है, लेकिन वस्तुनिष्ठता प्राप्त नहीं होती थी। हम ये देखते हैं कि औद्योगिकरण, पूंजीवाद के कारण आए हुए बदलाव 1838 के अगर हम पहले करें, पूरे यूरोप लेते हैं या फिर हम अमेरिका लेते हैं, एशिया में भी वहाँ पर उद्योग पनप रहे थे, गांव से नगर की ओर लोग आ रहे थे, और उन उद्योगों में हमारी कृषि प्रणाली का जो कच्चा उत्पादन था, रॉ मटेरियल था, वो आ रहा था, और यहाँ पर नवनिर्मित वस्तुएं का आयात निर्यात किया जा रहा था। तो औद्योगिकरण, उद्योग आए, फैक्ट्रीज लगी, और जब ये आया तो पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। अब पूंजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, ये बहुत सारी अवधारणाएं हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे जहां पर इनकी आवश्यकता होगी। लेकिन औद्योगिकरण और पूंजीवाद आया, पैसे का महत्व बढ़ा, भौतिकता का महत्व बढ़ा, और इस कारण से समाज में अनेक बदलाव आ गए। पूंजीवाद का महत्व बढ़ा तो जो ग्रामीण समाज में व्यक्तिगत संबंधों का महत्व था, लोग एक बेटी के विवाह में पड़ोसी भी खर्च करता था या योगदान करता था, अब वो ख़त्म। और अब ये हुआ कि वहाँ पर अगर कोई योगदान करता है उसके एवज में पैसा भी लेता है, तो पूंजीवाद का महत्व बढ़ा। समाज व राज्य की उत्पत्ति में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास का कम होना, ये हम जानते हैं कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत आया, और यूरोप में तो ये माना गया था कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं ने जन्म दिया है। राज्य अपनी समाज की विशेषता नहीं है, व्यक्तियों ने जन्म नहीं दिया है। राज्य का जन्मदाता देवता हैं, और देवताओं ने राजा को अपनी शक्ति दी है। राजा प्रतिनिधि होता है ईश्वर का, और जनता होती है उसकी सेवा करने के लिए। जब यह सिद्ध कर दिया जाए कि राजा का जन्मदाता ईश्वर है और ईश्वर का अंश ही है राजा, तो निश्चित बात है कि ऐसी स्थिति में राजा शोषक बन जाता है और प्रजा शोषक और राजा शोषणकर्ता बन जाता है। ऐसी परिस्थिति भी आती है। तो हमने देखा कि राज्य की उत्पत्ति, समाज की उत्पत्ति देवताओं ने किया। यह पहले विचारधारा थी, लेकिन तार्किकता बढ़ती है, वैज्ञानिकता बढ़ती है, और सामाजिक समझौते का सिद्धांत आता है, और हाफ्स है, लॉक है, रूसो, 3 विद्वान आते हैं। तीनों विद्वानों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में कहा कि राज्य या समाज की उत्पत्ति, और वास्तव में किसी देवी देवता ने राज्य की उत्पत्ति नहीं की है, और राज्य की उत्पत्ति तो यहाँ के लोगों ने समझौता करके और अपने में से ही किसी एक को शक्ति दे देते हैं और उसे व्यवस्थापक बना देते हैं, संचालक बना देते हैं। जब सामाजिक समझौते का ऐसा सिद्धांत आता है
तो फिर दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कमज़ोर पड़ता है। इंग्लैंड में राजा के अधिकारों का कम होना, और निश्चित बात है इंग्लैंड जैसा यानी यूके यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर राजा के अधिकार कम होते हैं। मैग्ना कार्टा आता है और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के यानी राइट्स के चार्टर आते हैं, तो राजा के अधिकार कम होते हैं। और जब भी राजा के अधिकार कम होते हैं तो निश्चित बात है संसद के अधिकार बढ़ते हैं। तो ये संसद के जो अधिकार हैं, तो ये संसद के अधिकार बढ़े। संसद के अधिकार का मतलब है कि जनता के अधिकार वहीं पर बढ़ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति आती है। हम ये देखते हैं कि जैसा कि अगर हमारे सागर से जल उठता है तो वह फिर वायु में होगा या फिर बर्फ़ के रूप में जमा होगा, यानी स्थान परिवर्तन होता है। वैसे ही राजा के अधिकार गए तो संसद के अधिकार बढ़ गए। फ्रांस की राज्य क्रांति आती है। फ्रांस में 1789 में वहाँ की जनता ने राजा के विरुद्ध क्रांति कर दिया। राजा से अधिकारों की मांग करने लगे, राजा को हटाने लगे, और परिस्थिति ये हुई कि वहाँ पर राजतंत्र खतरे में आया। तब ऐसी परिस्थिति में फ्रांस की जनता को दिया गया अधिकार, जो फ्रांस की जनता को अधिकार दिए गए, तो वहाँ से भी परिवर्तन आता है। 1688 में रक्तहीन क्रांति ग्रेट ब्रिटेन की आती है, यूनाइटेड किंगडम की। उसने भी काफ़ी प्रभाव डाला, कारखानों पर आधारित नवीन अर्थव्यवस्था। अब इस परिस्थिति को हम देखते हैं कि नई अर्थव्यवस्था आई। पहले कुटीर उद्योग हुआ करते थे, ग्रामीण व्यवस्था होती थी, लेकिन अब नगरीय व्यवस्था आती है, नवीन अर्थव्यवस्था आई। और नवीन अर्थव्यवस्था में नगरों में कुछ फैक्ट्रीज लगने लगे, कारखाने लगने लगे। और जब ऐसे कारखाने आए तो गांव से लोग नगर की ओर आए और संबंधों में परिवर्तन हुआ। और जब नवीन अर्थव्यवस्था आई तो नगरों का विकास हुआ। समुदाय की दमनात्मक शक्ति में कमी। प्राचीन काल में हम देखते हैं और हर्बर्ट स्पेंसर को देखते हैं, उन्होंने एक सैनिक समाज कहा है। और उन्होंने कहा जो हमारा आदिम समाज होता है, जो हमारा पूर्व का समाज होता है, तो उस समाज में समुदाय में लोग रहते हैं और समुदाय के लोग समुदाय के मुखिया को शक्ति देते हैं, और मुखिया उनको जैसे आदेश देता है सब लोग मानते हैं। और ऐसी स्थिति में मुखिया को ही सर्वशक्ति मिली होती है और समुदाय के लोग उसके आदेश के पीछे चलने वाले होते हैं, तो वहाँ पर समुदाय के लोगों का दमन हुआ करता है। तो इसे हम कह देते हैं कि समुदाय की दमनात्मक शक्ति। तो प्राचीन काल में तो दमनात्मक शक्ति हुआ करती है, लेकिन धीरे धीरे जब तार्किकता वैज्ञानिकता आती है, शिक्षा का प्रसार होता है, मानव मानसिकता में वृद्धि होती है, तो उसी समय दमनात्मक शक्ति में कमी आती है। और ये परिस्थिति आई कि दमनात्मक शक्ति में कमी आई। राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र का विकास। और निश्चित बात है, आपने अभी तक देखा होगा, अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो निश्चित बात है राजतंत्र का जो ढांचा है वह थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। और जब राजतंत्र कमज़ोर पड़ जाएगा तो लोकतंत्र का ही विकास होगा। तो इस परिस्थिति में देखा गया कि राजतंत्र कमज़ोर हुआ, लोकतंत्र हुआ। लोकतंत्र में यानी जनता ही, लोग ही अपने व्यक्ति को मुखिया बनाती है। औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदय। अगला हम देखें 13वें नंबर में कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदय। इसी समय हम देखते हैं कि उद्योग काफ़ी आगे बढ़े और उनमें से प्रोडक्शन होने लगा, उसे निर्यात किया जाने लगा। तो ऐसी अर्थव्यवस्था तो अस्तित्व में आई। व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास। हाँ, इतना ज़रूर हम कहते हैं, जब समुदाय की दमनात्मक शक्ति होती है तब सामूहिकता होती है, समूह को महत्व दिया जाता है। व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति को अधिकारशाली नहीं बनाया जाता, उसको अधिकार नहीं मिले होते हैं। अर्थात दमनात्मक शक्ति जब होती है उस समय समूह का महत्व होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जब समुदाय की दमनात्मक शक्ति में कमी आती है तो व्यक्तिवादी विचारधारा का विकास हुआ, यानी अब व्यक्ति की अकेले की स्वतंत्रता पर महत्व दिया जाने लगा। लोगों का नगरों की ओर प्रस्थान। और हमने ये भी देखा कि ऐसी परिस्थिति में लोग अब नगर की ओर आने लगे। ग्रामीण छोटे मोटे रोजगार छोड़कर नगर में रोजगार तलाशने लगे। जब ऐसी परिस्थिति बनी थी समाजशास्त्र विषय के जन्म के पहले, तो ऐसी परिस्थितियां जब बनती गईं तो परिणाम ये होता है कि हमारा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि पक्ष थे इनमें बदलाव हुए
और जब ये बदले तो नवीन सामाजिक संरचना अस्तित्व में आती है और इस नवीन सामाजिक संरचना में विभिन्न प्रकार की नवीन परिस्थितियां आती हैं और ऐसी स्थिति में फ्रांस के सेंट साइमन और ऑगस्ट काम्ट दोनों विद्वान अत्यधिक प्रभावित होते हैं और इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा सामाजिक विकास और कल्याण पर जोर दिया। इन दोनों विद्वानों में और विशेषकर ऑगस्ट काम्ट ने यह सोचा कि ऐसी बदलती हुई परिस्थिति में वास्तव में अब इस परिवेश का, इस सामाजिक संरचना का अध्ययन करने वाला विषय होना चाहिए और ऐसा विषय अब तो नहीं है जो कर सके, अतः एक नया विषय अस्तित्व में आना चाहिए। और उन्होंने 1835 में सोशल फिजिक्स विषय दिया, बाद में 1838 में उसका नाम सोशियोलॉजी कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि यह समाजशास्त्र विषय की प्रारंभिक परिस्थितियां हैं, उद्भव के पूर्व का है, लेकिन समाजशास्त्र विषय के उद्भव के पश्चात का समाज कैसा रहा, तो शायद समाजशास्त्र जन्म ले चुका, अब उसके बाद का समाज कैसा है, तो उसे यदि हम जान लें तो निश्चित है, क्योंकि समाजशास्त्र ने उसी का अध्ययन करना प्रारंभ किया। तो समाज का समग्र अध्ययन, इसका मतलब समाजशास्त्र विषय आया, तो इस विषय ने अब केवल एक ही पक्ष का, समाज के एक पक्ष का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं समझा। समाजशास्त्र ने समाज के सभी पक्षों का एक साथ जोड़कर अध्ययन प्रारंभ किया। समाजशास्त्र ने देखा कि यदि सामाजिक पक्ष में कोई बदलाव आया है तो हो सकता है आर्थिक पक्ष ने प्रभाव डाला हो तब आया है, राजनैतिक पक्ष ने भी प्रभाव डाला हो तब आया है, या सांस्कृतिक कोई बदलाव आया है, यह हमारे नृत्य है, गान है, पोशाक है, इनमें बदलाव आया, तो क्या सामाजिक, क्या आर्थिक, क्या राजनैतिक, क्या धार्मिक अन्य पक्षों ने भी प्रभावित किया। और जब हम इन सब पक्षों को जोड़ करके अध्ययन करते हैं तो हमें वास्तविकता प्राप्त होती है, और जब वास्तविकता प्राप्त होती है तो किसी समस्या की वास्तविक तस्वीर मिलती है तो उसके वास्तविक कारण मिलते हैं, और जब वास्तविक कारण मिलते हैं तो हम उसके सही समाधान निकालते हैं, और जब समाधान होता है तो समाज का होता है विकास और कल्याण। इसलिए आज हमें समाज का विकास हो, समाज का कल्याण हो, तो उसके लिए हम सैद्धांतिक के साथ वास्तविक रूप से अध्ययन करना चाहिए। समाज के वास्तविक बिंदुओं का हमें अध्ययन करना है, और समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो वास्तविक बिंदुओं, तत्वों, क्षेत्रों का अध्ययन करता है। यदि हम वास्तविक अध्ययन कर लें तो हमें यह पता चल सकता है कि आज जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है पीडीएस, तो पीडीएस का लाभ किसे दिया जाना चाहिए? यह प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना, उसका लाभ हमें किसे दिया जाना चाहिए? या कोरोना काल में जो हमने दिया है फ्री में भोजन, हमारी सरकार ने दिया, तो वो किसे देना चाहिए? कौन वास्तव में लाभ लेने का हकदार है? ये भी परिस्थितियां समझ में आ जाती हैं। तो समाजशास्त्र समाज का समग्र अध्ययन करता है, सभी को जोड़कर अध्ययन करता है। समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन में यहाँ कम शब्दों में हम कह दें कि नवीन ढंग से निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष के दौर से अगर चले और वह पूरा एक सही ढंग से निष्कर्ष निकाले, उसे कहते हैं वैज्ञानिक अध्ययन। और आज समाजशास्त्र वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और जब इसका एक चैप्टर आएगा उस समय वैज्ञानिक अध्ययन को और हम डिटेल से वैज्ञानिक पद्धति के साथ जोड़ करके अध्ययन करेंगे। समस्याओं का अध्ययन आया, समाजशास्त्र समस्याओं का अध्ययन करता है, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, प्रौद्योगिक हो, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का वो अध्ययन करता। विवाह है, परिवार है, नातेदारी है, जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं, विभिन्न समस्याओं का वो अध्ययन करता है, और तभी तो उन समस्याओं के कारणों और समाधान का ज्ञान मिलेगा, और सरकारें भी उसी के अनुसार फिर कदम उठाती हैं और समस्याओं का समाधान भी होता है। समस्याओं के कारणों की व्याख्या और समस्याओं के कौन से कारण हैं
क्यों जन्म लेते हैं, कैसे समाधान हो सकता है, इसकी भी व्याख्या समाजशास्त्र करता है। और जब कारणों का ज्ञान मिलेगा तो समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। समाजशास्त्र ये भी बताता है कि समाज में इन कारणों से समस्याएं आई हैं और इसका समाधान ये है, ये रास्ते हैं, अगर इन रास्तों पर हम चलें तो इन समस्याओं का समाधान होगा और हमारा समाज काफ़ी आगे बढ़ेगा। समाज का विकास व कल्याण करना, और जब समस्याओं की जानकारी मिलेगी, उनके कारणों की, उनका समाधान कर लेंगे तो स्वयं में स्पष्ट हो जाता है कि समाज का विकास होगा और समाज का कल्याण होगा। समाजशास्त्र विभिन्न समाजों का तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। अगर भारतीय समाज को हम यूके से, भारतीय समाज को हम ऑस्ट्रेलिया से, भारतीय समाज को हम साउथ अफ्रीका से, भारतीय समाज को हम ब्राज़ील से, भारतीय समाज को हम कनाडा से, अमेरिका से, फ्रांस, जर्मनी आदि से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे तो निश्चित बात है कि बहुत कुछ हमारी समस्याएं समझ में आएंगी। और ये भी हो सकता है कि हमें ये महसूस हो जाए कि बहुत सारे ऐसे वहाँ बिंदु हैं या पथ हैं जिनको हम अपना लेंगे तो हमारे देश में विकास और कल्याण और तीव्र हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि विभिन्न समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करके हम समाज को और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। और समाजशास्त्री के ऐसा विषय है जो विभिन्न समाजों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करता है और इसीलिए वह एक सही रास्ता भी देता। और इतना ही नहीं, गांव का नगर से और गंदी बस्तियों का अध्ययन एक पॉश कॉलोनी से भी करता है। इसका मतलब है कि वह विभिन्न समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता। कृषक समाज का औद्योगिक समाज से भी करता है, महिला समाज का पुरुष समाज से भी करता है। इस अध्ययन से हमें वास्तविकता मिलती है। विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन, हमारा जो समाज होता है वो समाज संस्कृति का निर्माता होता है। भारतीय समाज ने भारतीय संस्कृति का निर्माण किया, अमेरिकी समाज ने अमेरिकी संस्कृति का निर्माण किया, ऑस्ट्रेलियाई समाज ने ऑस्ट्रेलिया संस्कृति का निर्माण किया है। लेकिन अगर हम भारतीय संस्कृति और ऑस्ट्रेलिया संस्कृति दोनों संस्कृतियों को तुलना करें तो शायद ऑस्ट्रेलिया को कुछ नया प्राप्त हो सकता है और भारत को कुछ नया मिल सकता है। अतः विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन करके देश के विकास और कल्याण के लिए नवीन रास्ते ढूंढे जाते हैं और ऐसा काम हमारा समाजशास्त्र विषय ही करता है। मानव की समस्त आवश्यकताओं पर दृष्टिपात करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक यह लाइन है। और इस लाइन में लिखा हुआ है कि मानव की समस्त आवश्यकताओं पर दृष्टिपात करना। समाजशास्त्र एक ऐसा समग्र विषय है, एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समस्त प्रकार की समस्याओं को समझता है और उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। साथ में ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी समझता है, उसके साथ मिस्र की सभ्यता है उसे भी समझने का प्रयास करता है। यही नहीं, भारतीय प्राचीन काल है और उस प्राचीन काल में मौर्य प्रशासन लें, गुप्त प्रशासन लें, राजपूताना काल लें, यानी इन सब का अध्ययन करके और ये जानने का प्रयास करता है कि कल कैसा समाज था और आज क्यों ऐसा आया और कल क्या होना चाहिए और कल के लिए हम क्या क्या करें। इसका मतलब है ऐतिहासिक समाजों का अध्ययन करके हमें नए रास्ते मिलते हैं और समाजशास्त्र बखूबी यह प्रयत्न लगातार कर रहा है। परिवर्तित परिस्थितियों का अध्ययन, एक बात यह भी आती है कि आज जितनी परिस्थितियां बदल रही हैं, आज सोशल मीडिया बहुत आगे हो रहा है। सोशल मीडिया के कारण क्या बदलाव आए हैं, मानसिक बदलाव, शारीरिक बदलाव, संबंधों में बदलाव, संस्कृति में बदलाव, पहनावा में बदलाव, फिल्मों में बदलाव, डिफरेंट प्रकार की जो परिस्थितियां आ रही हैं उन सब का भी अध्ययन समाजशास्त्र विषय करता है। अब हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र विषय के जन्म के पश्चात आज समाजशास्त्र ऐसा करता है और हम ये कह सकते हैं कि अगर समाजशास्त्र यही काम करेगा तो हमारे समाज को एक सही रास्ता देगा और हमारा समाज आगे बढ़ेगा, उसका विकास होगा और कल्याण होगा। हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र उक्त पर ध्यान केंद्रित करता है और समाज के विकास और कल्याण में वैज्ञानिक ढंग से कार्य करता है। अतः समाजशास्त्र का उद्भव फलदायी है और ये विषय हमारे लिए बहुत कुछ दे रहा है और भविष्य में भी बहुत कुछ देगा। समाजशास्त्र विषय का उद्भव क्यों हुआ? क्योंकि समाज की परिस्थितियां बदली थीं, नवीन संरचना आई,
और उस नवीन संरचना को समझने और जानने के लिए एक नवीन विषय की आवश्यकता थी, इसलिए समाजशास्त्र विषय आया और वह अपने जन्म के बाद आज इस आधुनिक समाज को इस रूप में अध्ययन कर रहा है और ये समाज को बहुत कुछ दे रहा है। इस दृष्टिकोण से समाज शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अब अगले लेक्चर में हम समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा इन बिंदुओं पर जोर देंगे। मेरा सिर्फ एक ही आपसे आग्रह है कि आप समाजशास्त्र को सैद्धांतिक व्यवहारिक रूप से समझें और अभी कुछ लेक्चर्स के बाद प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं इसका भी मैं लेक्चर शुरू करूंगा, तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।